फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन में देखें कि लाइबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड किसका हो सकता है? वन हु इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। मैं लायबल हूं, मेरा 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख जो भी है वो टर्नओवर क्रॉस कर गया, या फिर मेरा आई एम वॉलंटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, so sorry, I'm voluntarily required to get registered, or else I'm liable to get registered. In every such state, from he makes a taxable supply of goods or service, तो मैं उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हूं जहां से मैं सर्विस या गुड्स दे रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं। फ्रेंड्स, एग्जांपल, आई एम इन कोलकाता, registered in GST in Kolkata, having a let's say a corporate training business, मेरे डैड के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है राजस्थान में, जो कमर्शियली लेट आउट है, और मुझे मुझे मेरे बुक्स में वो 50,000 रुपये महीना रेंटल इनकम आ रही है। सो क्या मुझे राजस्थान में जाके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है? Since I am registered in Bengal and I am also getting an income from Rajasthan, am I liable to get registered in Rajasthan? आप बोलोगे हाँ यार, आप तो वहां से सर्विस दे रहे हो। सर, मैं सर्विस तो यहां से दे रहा हूं, मुझे राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेने की दरकार नहीं है। कब तक? जब तक मेरा वहां पर खुद का मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्निकल रिसोर्स इंप्लीमेंट नहीं होता। सो अगर आप राजस्थान में रहते हो, आप आए मेरे पास और बोला अभिषेक चाबी दे दो, मैंने चाबी दे दिया, आप हर महीना मुझे रेंट भिजवा देते हो, ओके। पर अगर मैं वहां पर जाके कोवर्किंग स्पेस खोलता हूँ, इंटरनेट देता हूँ, मेरे बंदे बैठे हुए हैं, कॉफी मशीन है, फ्री वाईफाई है, फ्री प्रिंटर है, आप आते हो, आपके और 10 आदमी आते हैं, यूज करते हैं मेरे प्रीमाइसेस को, एंड पर मंथ आप मुझे रेंटल देते हो, then I am required to get registered, or else I am not required to get registered. So every person who is liable to get registered from a state where he makes a taxable supply, or a person who can get registered voluntarily, are getting registered in the GST. फ्रेंड्स, एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया था फर्स्ट क्लास में। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख अपने बात करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर को समझना या जानना बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर ऑन अ पैन इंडिया लेवल बेसिस, राइट? If that is crossing the threshold limit, you are required to get registered across wherever you are located or wherever you are having your place of business. ये अपने डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, we can skip. Okay. So as per section 22, the CGST Act, the person liable to get registered are person with aggregate turnover exceeding the threshold limit. तो पहले अपने बात करें स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स की, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपया है। नाउ दिस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 lakhs कैन बी इंक्रीज टू 20 lakhs। फ्रेंड्स, समझे एक बार, गवर्नमेंट ने पहले स्टार्टिंग में क्या किया, स्पेशल कैटेगरी को बोला 10 लाख रुपया का थ्रेशोल्ड लिमिट है, और बाद बाकी को 20 लाख का बोल दिया। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि देखो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत स्टेट बोल रहे हैं कि नहीं मुझे 20 लाख करने दो, बहुत स्टेट बोल रहे हैं मुझे 40 लाख करने दो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, इफ आई इनहैंस फ्रॉम 10 lakhs to 20 lakhs, तो बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स या आदमी जो मेरे यहाँ रजिस्टर्ड है वो निकल जाएंगे अगर मैं 10 लाख का 20 लाख कर दूं। तो दिस इज द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, कि वो 10 लाख ही रहने दें या 10 लाख को 20 लाख कर दें। अब फ्रेंड्स, मैंने ये जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि स्पेशल कैटेगरी केस इज डिफरेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन एंड इन एक्ट। तो क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 22 क्या बात करता है? द एक्सप्रेशन स्पेशल कैटेगरी
States shall mean states as specified in the subclause G of clause 4 of 279A, Article 279A. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो तो है ही, और उसमें क्या चेंजेस है एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक्ट में अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन में अलग है. सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो तो है ही, अब उससे क्या क्या चेंज हो रहा है वो देखते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 23 अगस्त 2017 एंड स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, ये सब अब एज पर जीएसटी एक्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं है. राइट. सो जो आज के दिन में स्पेशल कैटेगरी केस में है वो 10 लाख उनका थ्रेशोल्ड लिमिट है. एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट वो 20 लाख कर सकते हैं. और जो अदर देन स्पेशल कैटेगरीज में दैट इज रेस्ट ऑफ इंडिया, उनका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है. फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, ये 20 लाख भी 40 लाख हो सकता है एक पर्टिकुलर सिनेरियो में. बात करते हैं. So rest of India defines the person making taxable supply of goods or service in a state excluding special category states. For supplier of goods, specifically goods, अगर मैं सिर्फ goods में डील करता हूँ और सर्विस में 1 रुपये का भी डील नहीं करता हूँ, the government notified threshold limits up to 40 lakhs to be decided by the states. So 40 लाख तक मैं जा सकता हूँ to be decided by my state. So अब आप बोलोगे यार तो मेरा स्टेट में 10 लाख का लिमिट है या 20 लाख का लिमिट है, या फिर मेरे स्टेट में 20 लाख का लिमिट है या 40 लाख का लिमिट है, आई डोंट नो. सो लेट्स सी द करंट सिनेरियो टुडे. आज का सिनेरियो क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने बताया है. अगर आप गुड्स में सिर्फ डील करते हो तो लास्ट सेकंड कॉलम देखेंगे. अगर आप गुड्स एंड सर्विस बोथ में डील करते हो तो लास्ट कॉलम देखेंगे. सो डिवाइड कैसे किया हमने? स्टेट्स other than special category states, that is Puducherry, Telangana and others. If you are dealing only in goods, 20 लाख कोलकाता others, Bengal others में आएगा तो 40 लाख. If you are dealing both in goods and service, 20 लाख सर्विस के केस में. स्पेशल कैटेगरी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे आते हैं, बट एज पर एक्ट डिवाइड हो गए. सो इस केसेस में भी आप देखो, अगर आप मणिपुर से लेकर त्रिपुरा तक अगर आप गुड्स में डील करते हो तो गुड्स में एक्सक्लूसिव डील करने पे थ्रेशोल्ड लिमिट सिर्फ 10 लाख रुपए है. आगे बढ़े सर्विस भी 10 लाख रुपए है. और अदर्स जो एक्ट में नहीं रहे उनका थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हो रहा है 20 लाख से 40 लाख गुड्स के केस में. सर्विस के केस में पूरी फ्लैट 20 लाख. सो डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट योर क्लाइंट इज लोकेटेड. Friends, if you are a chartered accountant or a tax consultant or a student who is progressing in the field of the taxation, please take a note that a client might have a multi-state presence. So let's say Pantaloons जो अपने बाबा एग्जांपल ले रहे हैं, ITC लिमिटेड एग्जांपल ले रहे हैं, वो इंडिया लेवल में हो सकता है कि 17 स्टेट में या 20 स्टेट में रजिस्टर्ड हो. सो अपने को रजिस्ट्रेशन तो एक जगह ले लेंगे तो सब जगह लेना है, बट ये छोटी छोटी चीजें को भी ध्यान रखना कि यस असम में क्या होगा. असम में टी स्टेट, असम का बात करें टी स्टेट है, कैलकाटा में सबकी हेड ऑफिस मोस्टली है, उनका क्या होगा. तो ये रेलिवेंस रखना बहुत जरूरी है कि मैं सिर्फ क्या गुड्स में डील करता हूँ या मैं सर ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अरे नहीं अब तो थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख हो गया. सर थ्रेशोल्ड लिमिट आज भी 20 लाख है अगर आप सर्विस में डील करते हो तो. एक्सक्लूसिवली अगर आप डील करते हो असम में या फिर बंगाल में goods में, then only you are having a threshold limit of 40 lakhs, right? So you can always keep a note of this slide. Friends, आगे बढ़ रहे हैं. So I've intentionally not quoted the judgment and I've only keeping writing the view of the advanced ruling of Maharashtra, because friends, if you know the recent update, the entire advanced ruling concept has been challenged, right, in the Supreme Court. So not going to the controversies there. What I read from the law is, as we already discussed in the first day, we will be discussing the judgments here, that is the Supreme Court or High Court judgments. We are only referring to the advanced rulings
to understand the intent of the law. Legally, the ruling of advance rulings are only applicable only and only to the applicant and no one else, right? So हम एक महाराष्ट्र का रूलिंग का जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ डाल रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि महाराष्ट्र में एक आदमी बैठा हुआ है, वो उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, उसका एक क्लाइंट है जो कोलकाता में है। सो ही इज इंपोर्टिंग समथिंग इन कोलकाता खिदीपुर पोर्ट एंड डायरेक्टली अपने क्लाइंट को सेल कर दे रहा है कोलकाता में। तो माल कभी भी महाराष्ट्र जा ही नहीं रहा है, वो केमिकल्स को इंपोर्ट कर रहा है कोलकाता में और वो सप्लाई कर दे रहा है अपने क्लाइंट को। सो वो एडवांस रूलिंग में ये लिखे गया कि क्या मुझे बंगाल में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। सो इट वाज रूल्ड दैट the client is that the person applicant is not having any establishment in the Bengal, therefore no separate registration is required. वो मुंबई से IGST का बिल आराम से बना के दे सकता है, right? So we have to understand कि खाली क्लियरेंस कराने से इंपोर्ट का आपका you are not required to get registered there. Friends, understand, हमारा जो ज्योग्राफिकल मैप है, इंडिया का मैप है, उसमें पोर्ट लिमिटेड ही है। तो बहुत सारे स्टेट्स है जो इंपोर्ट करने के लिए कोई और पोर्ट में ही इंपोर्ट करेंगे जो अलग है उनसे। तो इट्स नॉट मैंडेट कि वो रजिस्ट्रेशन वहां ले, राइट? तो दिस इज अ वेरी गुड रूलिंग टू अंडरस्टैंड कि मैंडेटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर। ओके, अब अपने बात कर रहे हैं पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर। सो इफ अ पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द गुड्स और सर्विस, not liable, engaged in goods or service which is not liable to tax, वो goods or service are not liable to tax, are wholly exempt under CGST, are wholly exempt under IGST। तो उनको जीएसटी में दरकार ही नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने का, प्रोवाइडेड मैं सिर्फ वही काम करता हूं। So what about a person exclusively engaged in supply of goods will attract nil rate of tax, not required to take registrations? Friends, I'll take example. So let's say Abhishek Agarwal is having a rental income of 1 lakh rupees per month. This rental income is from the residential dwelling for residential purpose. मतलब मैंने आपको आपके घर भाड़ा में दिया, आप रह रहे हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो रेंट, क्योंकि वो एग्जम्प्टेड है, तो वो मैं 1 लाख रुपए महीना का ले रहा हूं आपसे। सो लेट्स से मैं 3 लाख रुपए महीना का ले रहा हूं, लेट्स से मैं 4 लाख रुपए महीना का ले रहा हूं। So am I required to get registered? I am not required to get registered, right? Now, अगर उसमें मैं एक रूम को कमर्शियलाइज कर देता हूं कि नहीं यार, this is not for the residential purpose, then I am required to register. Yes, if my threshold limit cross. Friends, सेक्शन 23 में एक और चीज बोला गया कि अगर मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ये एग्जेम्पशन है, तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। तो पर्सन हु इज डीलिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज ही आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड। मतलब मैं सब्जी उगाता हूं और मैं सब्जी बेचता हूं, और या मैं सब्जी में ट्रेडिंग करता हूं, क्या मैं आई एम रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड? सो ओनली एन एग्रीकल्चरिस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट whom supply of produce out of cultivation of land. If supply is not linked to the cultivation of land, he will fall within the provision of 22 and required to take registration. इसका मतलब है जो इंडिविजुअल एचयूएफ खुद कल्टीवेशन लैंड से कनेक्टेड है, वही एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है। सो कुड बी वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है, बट क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। बट उसके जो डीलर्स होंगे, सिंस दे आर डीलिंग इन द टैक्सेबल प्रोडक्ट, they are required to get registered. Okay. Friends, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, राइट? इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 24, दैट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। हमने बात किया 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। हमने बात किया कि खाली 2 आदमी जो 100% एग्जेम्प्टेड प्रोग्राम में डील करता है वो, या फिर एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन का दरकार नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट जब हम सेक्शन 24 का बात करें
तो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। नोटिफिकेशन 5/17 क्या बोलता है कि जब लेट्स से मैं आपको बहुत सिंपल में समझाता हूं। अगर मैं लॉयर हूं और मैं सिर्फ वो ही सर्विस देता हूं जो 100% टैक्स पेमेंट होती है मेरे रिसिपेंट से, सो बाय अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब आई एम अ सप्लायर ऑफ अ सर्विस और गुड्स जिसकी जो फॉल करता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और मेरे रिसिपेंट उस पर टैक्स पे करते हैं, तो मेरा टर्नओवर कुछ भी हो, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, राइट? लेट्स रीड। The person who are only engaged in making supplies of taxable goods or service or both, the total tax on which is liable to be paid on RCM by the recipient of such goods or service or both under 9(3), from then such category of person are exempted from obtaining the registration under the act. So I'm not required to get registered. Second, a casual taxable person, right? मैं गया दिल्ली, मैं बंगाल में रजिस्टर्ड हूँ, मैं दिल्ली में गया एग्जीबिशन लगाने के लिए, सो आई एम रिक्वायर्ड टू गेट अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन। अ सीटीपी हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर नॉट मोर देन 20 lakhs or 10 lakhs in the special category cases in a financial year and making interstate supplies of only handicraft goods, availing the benefit of notification 8/17 of IGST, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स ले जा रहा हूँ एग्जीबिशन में, तो खाली उतनी सी चीज के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन का दरकार नहीं है, तो सिर्फ जो पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है। ओके फ्रेंड्स, इसमें इंटर से सप्लाईज में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, विल सी। So the person making interstate supplies of taxable service having an aggregate turnover to be computed on all India basis not exceeding 20 lakh or 10 lakh are exempt from obtaining registration under the said service. इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप आज के दिन में इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो तो, और आपका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख जो भी आप में बिलोंग करते हो उसके नीचे है, सो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है, राइट? इसके साथ पढ़ते हैं 15 नवंबर वाला नोटिफिकेशन। वो क्या बोलता है? वो ये बोल रहा है, द पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विस अदर देन ई कॉमर्स, दैट इज 9(5), हु इज रिक्वायर्ड टू गेट टैक्स, और 52, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, सो वो 20 लाख के नीचे अगर है या 10 लाख के नीचे है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। फ्रेंड्स, ये दोनों केस में क्या बोला गया है? एक है इंटीग्रेटेड नोटिफिकेशन आईजीएसटी का नोटिफिकेशन, एक है सीजीएसटी का नोटिफिकेशन। सो अगर मैं आईजीएसटी के नोटिफिकेशन में बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई का ऑफ सर्विस कर रहा हूं तो आई एम एग्जेम्प्टेड, और अगर मैं नोटिफिकेशन 65 की बात कर रहा हूं तो मैं बंगाल टू बंगाल अगर सर्विस बेच रहा हूं जो 20 लाख के नीचे है, other than through e-commerce operator, I am also exempted. I am not required to get registered under GST. अगर स्पेशल कैटेगरी केस है तो 10 लाख डेफिनेटली, राइट? फ्रेंड्स, जितने भी अपनी नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं ना, सेक्शन 24 में जब अपने बात करेंगे तो विल कनेक्ट। नोटिफिकेशन 7/17 ये क्या बात करता है? ये बात कर रहा है कि जॉब वर्कर्स जो इंटर से सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, मैं बंगाल में बैठा हुआ हूँ, मेरी जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने फैब्रिक को हैदराबाद भेजा फॉर गेटिंग डाई, तो हैदराबाद वाले ने मेरे पर जॉब वर्क सर्विस का बिल बनाया। सो स्पेसिफिकली 14 सितंबर 2017 से जॉब वर्कर्स इंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन, एक्सेप्ट कहाँ they are mandatory to get registered, who is liable to be registered in 22(1), अगर वो 20 लाख का क्रॉस करता है वो सब है तो, और who is involved in making the supply of service in relation to goods
मेंशन अगेंस्ट द 151 एनेक्जर। सो ये जो अपने ई विल कवर करेंगे तो विल कनेक्ट दिस। तो जॉब वर्कर बेसिकली इफ यू आर मेकिंग इंटर सप्लाई तो मैंडेटरी दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, राइट? So friends, this is the slide 24 which is very important. जो भी अपने notification touch किए ना, we'll discuss each and every notification here. Section 24 starts with very magical words, that is notwithstanding. Notwithstanding what? Section 22. Friends, registration start होता है section number 22, 23, 24 और है अपने 24 में पहुंचे हैं। So ये notwithstanding 22 कर रहा है, notwithstanding 23 नहीं कर रहा, राइट? ये बोल रहा है नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन 22। अपने इस पॉइंट में वापस आ रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं पहले। इसका कहने का मतलब है अगर आपका टर्नओवर 1 रुपया भी है और आप इस 12 क्लॉज में आ रहे हो, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इररेस्पेक्टिव आपका टर्नओवर है नहीं है, आई एम नॉट बॉदर्ड। सो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप बंगाल से बाहर माल बेच रहे हो, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन वी डिस्कस्ड। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, यू आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट्स। Person required to pay tax on a reverse charge. Friends, person required to pay tax on a reverse charge liable to get registered. So, notwithstanding section 22, if I am liable to pay someone under reverse charge, I am liable to pay tax. I'm liable to pay tax, then I have to get registered. मैंने सिर्फ एक एडवोकेट की सर्विस ले ली, लीगल सर्विस ले ली, आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, आई एम लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। ओके, अब रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 95, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचते हो तो आपको जीएसटी पेमेंट करना है। नॉन रेसिडेंट, अगर आप नॉन रेसिडेंट ना टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, टीडीएस काटते हैं, इन द सेंस दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स टीडीएस। व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स हियर, अपने पॉइंट नंबर 6 का बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 में बोला गया है कि लेट्स से अभिषेक अग्रवाल इज अ गवर्नमेंट कंपनी, सो whosoever is providing goods or service to a government company, the government company will deduct TDS a specified percentage and will pay to the recipient. So इस सेक्शन 24 में क्या बोल रहा है कि अगर मैं टीडीएस काटने के लिए लायबल हूं अंडर सेक्शन 51, then I am required mandatory to get registered under GST. सेक्शन 7 क्या, सब क्लॉज 7 क्या बोल रहा है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एज एन एजेंट और अदरवाइज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं एजेंट हूं एंड आई एम सप्लाइंग समथिंग एज एन एजेंट, आई एम रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। इसका मतलब शायद जो भी कमीशन लेते हैं, दे आर मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बिकॉज वो एजेंट है इसलिए कमीशन ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, ई कॉमर्स ऑपरेटर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। अगर आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, सप्लायर ऑफ ओईडीआर, then you are required to get registered. Other than supply specified in 95, such e-commerce operator who is required to collect tax at source. So जैसे TDS होता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, वैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर को भी TCS कलेक्ट करना पड़ता है, then they are also required to be get registered. So अभी हमने ऊपर बात किया जो ई-कॉमर्स के थ्रू माल बेचते हैं, they are mandatory required to get registered. अब हमने बात कर रहे हैं जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं, they are also required to be registered. And such class of person वो जो नोटिफाई हो जाएंगे थ्रू द गवर्नमेंट काउंसिल। फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, हमने जो अभी इसके पहले नोटिफिकेशन डिस्कस किए वो सारे इसके कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 24 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, फिर कहीं कहीं जगह नोटिफिकेशन के थ्रू आके बोला गया, बिकॉज पॉइंट नंबर 12 बोलता है कि हम बता देगा कि और कहाँ होना है या नहीं होना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और बता रहा है कि हाँ यहाँ पर आप ये एग्जाम्पशन दे सकते हो, राइट। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने दो जजमेंट देख रहे हैं।
इसमें बहुत बहुत ही रिसेंट जजमेंट आया हुआ है। इनफैक्ट इसमें क्या हुआ है, अ पर्सन इन a person is located in Rajasthan, got a contract to work. The work contract site is in Karnataka. So वो राजस्थान से सब कुछ लेके आ रहा है कर्नाटका का साइट में, या फिर वो लेट्स से राजस्थान में बैठा बैठा कोई और एक सब कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कर्नाटका में वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइट पे काम होता है। So he went to the advanced ruling authority and said, "Ki, boss, whether I am required to have the registration in Karnataka also, since my site is in Bengal, Karnataka." So the ruling came that there is no requirement for a separate registration in Karnataka for execution of the contract. फिर वो बोला कि यार ठीक है, अब लेट्स से हो सकता है कि मैं मुंबई वाला आदमी को बोलूं कि भाई तू राजस्थान में मेरे को बिल बना दे, पर मेरा माल डायरेक्टली गिरवा दे कर्नाटका में जहां मेरा साइट है। सो इस केस में क्या, क्योंकि आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन कर्नाटका, सो विल आई नॉट गेट द क्रेडिट? तो उसमें भी बोला गया कि इट विल बी डीम टू बी हैव बीइंग अ इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी चार्ज होगा, क्रेडिट मिलेगा। सो अ वेरी recent ruling stating that unnecessary आपको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन लेने का कोई दरकार नहीं है। फ्रेंड्स, ये वेस्ट बंगाल की रूलिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको ये सब एडवांस रूलिंग है। सो जैसे मैंने आपको समझाया कि नॉट विथस्टैंडिंग व्हाट 22 नॉट 23, इस रूलिंग में क्या बोला गया, इस रूलिंग में क्या पूछा गया, पहले वो समझते हैं। फैक्ट ऑफ द केस इज अभिषेक अग्रवाल हैविंग अगेन इनकम ऑफ सारे के सारे एग्जेम्प्ट इनकम। जैसे मैंने बताया रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के रेसिडेंशियल रेंट ले रहा हूं, इंटरेस्ट इनकम ले रहा हूं, सारे नॉन टैक्सेबल इनकम मेरे पास है। अब मैं लॉयर से फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो इस केस में कुछ और है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं लॉयर से लीगल सर्विस ले रहा हूं, आई एम लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सो आपने बताया सेक्शन 24 में कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस केस में डिफरेंशिएट किया गया है। इस केस में क्या बोला गया है कि अभिषेक अग्रवाल होली डील्स इन समथिंग विच इज नॉट टैक्सेबल। सो अगर रिवर्स चार्ज वाला क्लॉज नहीं आता, सो अभिषेक को रजिस्ट्रेशन का दरकार नहीं पड़ता। सिंस ही इज डीलिंग exclusively exempt items and he is only liable for a reverse charge under 93, he is not required to get registered। मैं बोला यार 24 तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो बोला नहीं, अगर आपके सप्लाई ऑफ सर्विस में 1 रुपया भी टैक्सेबल सर्विस होता तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता। फिर स्ट्रिक्ट रीडिंग ऑफ लॉ हुआ। उन्होंने क्या समझाया कि सेक्शन 24 में लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन 22, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन 23। 23 talks about the person who is not required to get registered if he deals wholly in exempt products or service। तो 24 23 को ओवररूल नहीं कर सकता, 22 को ओवररूल कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा, आप देखो ये, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन एंड द मटेरियल प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ द पर्सनल हियरिंग, इट इज देयरफॉर held that the applicant is engaged exclusively in supplying goods or service that are wholly exempt from the tax and therefore not liable to be registered in accordance with the provision of 23(1) of the GST Act, subject to the condition that the applicant is not otherwise liable to pay tax under RCM 93 or 53 of the IGST Act। So therefore he is not required to get registered because वो सिर्फ 100% एग्जेम्प्ट सर्विस में डील कर रहा है। अगर वो 1 रुपया का भी टैक्सेबल सर्विस या टैक्सेबल गुड्स में डील करता, then he would have been liable to get registered under GST, right? So I made the point clear कि notwithstanding 22 का क्या इंपॉर्टेंस है, right? Okay. Friends, now we are stepping into something which is procedures, right? So I will try to make it interesting, but ये procedures ही है, right? So procedure for registration बात करेंगे।
एंड फिर टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट क्रेडिट नोट का बात करेंगे, राइट? सो application to be filed in a state or union territory within 30 days. So अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो और रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, सो एटलीस्ट 5 दिन पहले ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फेयर और इवेंट आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, 5 दिन पहले, राइट? अगर आप टेरिटोरियल वाटर से ही सप्लाई कर रहे हो कुछ, तो shall take the registration in coastal state or UT where the nearest point appropriated in the baseline. बट अगर नॉर्मल केस में क्या बता रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ द लायबिलिटी 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, राइट? अ पर्सन दो नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड 22 or 24 may get himself registered voluntarily. मेरा 10 लाख 20 लाख कुछ क्रॉस नहीं कर रहा, मैं टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मेरा कोई आरसीएम का पेमेंट नहीं आ रहा, but then also I want to get registered voluntarily, I can always come and register. A person who have more than one registration, each such registration shall be treated as distinct person. So अगर अभिषेक शंकर अग्रवाल and associates या फिर let's say Pantaloons, let's say ITC Limited having more than one registrations in a state, irrespective, each to be treated as separate distinct person. A person who have taken registration in respect of establishment and have more establishment as well than each establishment. हाँ, तो अगर अगेन let's say आपका गोदाउन है, आपका फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, तीनों अलग अलग जगह पे है एंड वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, सो एंड आपने तीनों अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है कोई भी कारण से, या लेट्स से आपकी गोदाउन असम में है, आपका फैक्ट्री कोलकाता में है, आपका ऑफिस मुंबई में है, तो यू आर टेकन 3 सेपरेट रजिस्ट्रेशन, all 3 will be distinct person. Requirement of PAN is a mandate and TAN for section 51 जो TDS काटता है उनके लिए is a mandatory for the registration, and non-resident person will get the registration without PAN or TAN but as per the documents prescribed by the government. Friends, अब अपने देख लेंगे 30 days का importance. Let's say I'm liable to get registered on 10th of August 2017. मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया, दैट इज 15 अगस्त 2017 को मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया 3 दिन के अंदर 18 अगस्त को, मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 10 अगस्त जिस दिन मैंने अप्लाई किया था, राइट? सेकेंड सिनेरियो, मैंने 30 दिन के अंदर जब अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? 1 अगस्त को मैंने अप्लाई किया, 5 सितंबर को, सॉरी 1 अगस्त को मेरा लायबिलिटी था अप्लाई कर रजिस्ट्रेशन लेने का, 5 सितंबर 2017 को मैंने रजिस्ट्रेशन ले ली, अप्लाई कर दिया, तो 30 डेज के अंदर मैंने नहीं किया, मेरा रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 15 सितंबर को, मेरा इफेक्टिव डेट होगा 15 सितंबर। फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, इतना छोटा सा डिले के कारण मुझे क्रेडिट वही मिलेगी जो 15 सितंबर के बाद के बिल्स हो, राइट? मैं जीएसटी तभी लेवी कर पाऊंगा जब मैं रजिस्ट्रेशन मिल जाए मुझे, तो it's a very important factor कि 30 days should be complied for. Okay. Now we are stepping in the procedures. In case of failure of registration, the proper officer may proceed to register such person in such manner as may be prescribed. ठीक है, ऑफिसर भी जाकर रजिस्टर कर सकता है आपको अपने आप ही, एंड यूनियन टेरिटरी जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं by having unique identification number. So registration or UIN shall be granted or rejected after the due verification. Certificate shall be issued in such form as may be prescribed date. Registration or the UIN deemed to be granted after the expiry of prescribed period if no deficiency communicated. Okay. So एक flowchart बनाया हुआ है friends कि how the application flows. Application by the applicant forward to the proper officer for examination. Application found in order, approved within 3 common working days. Application found deficient, clarification required. Clarification RAG 03 intimate to the applicant in RAG 03 in 3 common working days.
अगेन REG 4 में 7 वर्किंग डेज में एप्लीकेंट को रिप्लाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द क्लेरिफिकेशन, PO इज सेटिस्फाइड, अप्रूव इन 7 days, नॉट सेटिस्फाइड, रिजेक्ट विद रीजंस। अब फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो 16/20 एक नोटिफिकेशन है जो अभी 23 मार्च 2020 को आया हुआ है। इसमें क्या क्या चेंजेस है? रूल 8 वो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। सो उसमें why this notification sub rule 4A got inserted, which states that from 1st April 2020, while submitting an application for registration, authentication of Aadhaar card will be mandate. So Aadhaar card ka authentication is a mandate now if you apply for a fresh registration. Section 9 talks about verification of the application and approval. Sorry, Rule 9. So why this notification? It states that in case of failure of authentication of Aadhaar, हो सकता है कि मेरे पास आधार नहीं हो कोई भी कारण से, या हो सकता है कि मेरा आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा हो, तो रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड only after physical verification in presence of the said person or of the principal place of business. फ्रेंड्स समझे बात? ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट ये समझ रहा है कि बहुत सारी फेक कंपनी बन रही है, बहुत सारा फेक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टू स्टॉप दैट गवर्नमेंट बोलता है कि आधार ऑथेंटिकेशन लाओ। आप बोलते हो भाई प्रैक्टिकल सिनेरियो है, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं पॉसिबल है मेरा, तो ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर विल विजिट योर प्रीमाइसेस। अगर वो फेक कंपनी है, फेक आदमी पे बन रही है, तो वो आदमी कभी वहां प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए बोला गया है कि प्रॉपर ऑफिसर विल विजिट द प्लेस ऑफ बिजनेस in presence of that person. Very important, very important. Section 25 talks about physical verification of business premises in certain cases. While this notification, the proper officer can physically verify the place of business of a person before the grant of registration due to the failure of other authentication, or after the grant of registration due to any other reason, and very important, will upload the report in REG 30 on common portal with other documents including photographs within 15 working days. तो इसका मतलब है वो आके फोटो भी खींचेगा, फोटोज को अपलोड करेगा अपने रिपोर्ट में, राइट? सो ये वेरिफिकेशंस अभी और बड़े हैं वाया नोटिफिकेशन 16/20। अच्छा, फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। कौन कौन? अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ क्लास ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अदर देन मतलब ये एग्जाम कभी नहीं होंगे, अदर देन फॉलोइंग, अदर देन क्लास ऑफ पर्सन नेमली इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, जो भी ऑथराइज सिग्नेटर्स है उस एक कंपनी में, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर ऑफ द फर्म, कर्ता और HUF, ये एग्जाम नहीं होंगे। इफ द आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू एन इंडिविजुअल, देन एज पर रूल 9 जैसे हमने बताया फिजिकल वेरिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल। So this was notification 17, 18 and 19. Okay. रूल 10 बताता है हमें कि जो GST नंबर होगा वो 15 डिजिट का होगा। फर्स्ट 2 will be state codes, next 10 digit will be PAN number, next will be the entity code, and next will be the checksum. So this is happening, and इसमें 15 डिजिट हो गया तो 2 डिजिट स्टेट, 10 डिजिट पैन नंबर, 2, 10, 12 हो गया, 13, 14, 15। सो 1 विल बी देयर फॉर द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, 2 विल बी देयर द सेम पैन इज हैविंग द सेकंड रजिस्ट्रेशन, 3 ऐसे बढ़ेगा, उस पर्टिकुलर पैन में कितने रजिस्ट्रेशन आएंगे, 1, 2, 3, एंड एंटिटी कोड एंड सम चेक विल बी एप्लीकेबल। तो एंटिटी कोड इज अ ब्लैंक थिंग, Z अपने बोलते हैं यूजुअली, एंड लास्ट डिजिट इज अ चेक डिजिट, तो वो अपने ऑटोमेटिकली को चेक करता है एंड वो आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, अभी अपने रूल नंबर, सेक्शन नंबर में बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। आई गिवन यू रेफरेंस, सो आई एम स्ट्रेट अवे जंपिंग टू द कांसेप्ट, राइट? सो रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें बहुत अच्छा चेंज आया है। पहले बोला गया था कि आपको एक ही स्टेट में सिर्फ बिजनेस वर्टिकल वाइज रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, अब अमेंडमेंट आ गया है एंड बोला गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में एक ही बिजनेस के लिए जितना प्लेस ऑफ बिजनेस है उतना आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो।
So कोई दिक्कत नहीं है, that's it. Okay, so supply made between all the separate registration will be again considered as distinct person transactions, and invoice has to be issued. Provision of Rule 9 and Rule 10 relating to the verification and grant of registration shall definitely apply. Okay. Grant of registration required to the person required to deduct tax at source or collect at source. जो हमने डिस्कस कर चुके फ्रेंड्स, दिस इज अ रूल विच टॉक्स अबाउट कि आपको अगर आप टैक्स डिडक्ट करते हो गवर्नमेंट कंपनी बीइंग, और आप टैक्स कलेक्ट करते हो बीइंग एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. Again, non-resident taxable person को भी register होना है. Friends, I'm skipping this because Rule 12, Rule 13 are merely form numbers and procedures, right? So ये आप reading कर सकते हो. So rule number 14 to 17 again, it's form number and procedures for a person dealing in OEDR and UIN का registration कैसे मिलता है. So it's all are mentioned here with form numbers and with specified number of days. Deemed registration, grant of registration or UIN under SGST Act or UTGC Act is deemed to be registered under the Act as well. It means आप एक में apply करोगे तो it is automatically that you are registered in the corresponding acts. Okay. Casual taxable person जो registration मिलेगा 5 दिन पहले apply करना है as we discussed, but first registration will be granted only maximum for 90 days. अब आप बोलते हो कि मेरी एग्जीबिशन 90 दिन के बाद भी जाएगी, तो फर्दर एक्सटेंशन बाय 90 days कैन आल्सो बी पॉसिबल. While registering for the CTP or a casual taxable person, advance deposit of tax is a mandate. तो estimated tax liability of such person for the period at the time of taking registration. So आपको estimate करना पड़ेगा कि हाँ मेरा मोटा मोटी वहां पर 10 करोड़ का माल बिक सकता है, तो 10 करोड़ पर क्या लाइबिलिटी बनती है मेरी, वो मैं अभी पे कर दूं गवर्नमेंट को. अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. सो अगेन अ प्रोसीड्यूर वी कैन स्किप. तो रजिस्ट्रेशन पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेम सिमिलर टू द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आप अप्लाई करो बाय 90 डेज मिलेगा. 90 डेज से बाद एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम फर्दर 90 डेज. एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन you have to do the advance deposit of the estimated tax amount. Okay. Amendment in registration. Friends, अभी अपने amendment क्या क्या कर सकते हैं? COVID-19 है, हम बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारा नया प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. Let's say a person dealing in iron ore factory बंद है, let's start manufacturing hand sanitizer, let's start manufacturing mask. So बहुत सारे हमारे HSN code and HSN codes of goods and service में changes आ रहे होंगे. So we might also need to upload that in our common GST common portal. Whatever there is a change, we have to do in within 15 days. अगर आपका रजिस्ट्रेशन में कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड हो रहा है, वो नया गोदाम आ रहा है, नया ऑफिस है, वो भी आपको अपडेट करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर. So any change in the registration is to be informed by 15 days. The proper officer may approve or reject the amendment. No rejection without giving an opportunity of being heard. Definitely आपको पहले पूछा जाएगा कि भैया क्या है. Rejection of the amendment in the CGST will be deemed to be rejection of the GST and vice versa. Definitely. As per the notification 75/17, the central government dated 29 December 2017, the amendment, if processed, if passed, will be deemed to be passed since the date of the application. जिस दिन आपने अप्लाई किया था उस दिन से माना जाएगा कि आपका अमेंडमेंट हो गया है. So it's a simple flow chart. Amendment provision relating to change in the legal name of the business, address or addition or deletion of the name of the partners or the key management personnel, and other details excluding the PAN change, because PAN is a non-core core changes. If rejected, then fresh application in form RAG1. If yes, if among all this, then apply for the form GST RAG14. Everything found in order, approval for amendment in form GST RA15.
not found in order within 15 working days, deficiency form, that is RAG03, given to the applicant. Clarification by the applicant within 7 working days in RAG04. If satisfied, then RAG15 में amendment हो गया. If not satisfied, then rejection of the application through RAG05. Deemed amendment in case of no action taken by the proper officer within 15 working days of application or 7 working days of the reply. तो अगर मैंने अप्लाई किया 15 दिन तो कुछ भी नहीं आया, या फिर मैंने कोई उनका आरजी या डेफिशिएंसी मेमो का रिप्लाई कर दिया और 7 दिन तो कुछ भी नहीं आया, तो मानेंगे कि डीम इट इज अमेंडेड. Friends, it is very important to understand this. That's the reason I have taken up this. But registration में जो पोर्शन में अभी हम बैठे हुए हैं, is full of procedures and forms. Right? Cancellation of the registration, तो liability to pay tax before the date of cancellation will not be affected. ये बहुत important है friends. क्या बोल रहा है इसमें कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, रजिस्ट्रेशन कराया, बिजनेस कर लिया, अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा चुके हो और कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद एक आपकी लाइबिलिटी इन्वेंट होती है, यू आर स्टिल लायबल टू पे दैट लाइबिलिटी इररिस्पेक्टिव कि आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चुका है. आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, दैट विल नॉट अफेक्ट योर लाइबिलिटी. That has to be paid by you. You are still liable to pay that liability. Cancellation under CGST Act will be deemed cancelled under SGST and vice versa. Definitely, CGST में cancel हो गया तो SGST में भी cancel हो गया. Amount required to pay by debit of electronic credit ledger, cash ledger equivalent to the input tax credit in respect of inputs held in stock, semi-finished goods, capital goods, or output tax payable, whichever is higher. So जब आप कैंसिल करोगे तो आपको क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से पे ऑफ करनी पड़ेगी. आईटीसी जो आपने लिया है, स्टॉक में जो पड़ा हुआ है, सेमी फिनिश्ड गुड्स में है, कैपिटल प्लांट मशीनरी में, और फिर जो आप या फिर आपका आउटपुट टैक्स पेबल है, whichever is higher. In case of plant and machinery or capital goods, friends, amount shall be ITC taken minus percentage points prescribed, that is 5% on transaction value or tax whichever is higher. I'll explain. So in case of plant and machinery and capital goods, आपको उतना ही अमाउंट पे करना है जो आपने आईटी से अवेल किया, माइनस 5% ऑफ द पर मंथ, लेट्स से. सो आपने 12 महीने यूज कर लिया तो उसके कितने टैक्स पीरियड्स होंगे देखना पड़ेंगे. वो टैक्स पीरियड्स के अकॉर्डिंग 5% के अकॉर्डिंग आपको वो जितना आईटीसी आपने लिया वो हटाना पड़ेगा. तो वो वाला अमाउंट जो आएगा वो, और टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका जो टैक्स आएगा, whichever is higher, that is to be pay off through credit or cash ledger. Okay. Cancellation can be done by the proper officer suo motu. Proper officer खुद ही बोल सकता है कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ. Transfer of the business or discontinuation of the business, change in the constitution of the business, पैन नंबर चेंज हो गया, पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, आप वॉलंटरी रजिस्टर किए थे, अब आप हट रहे हो, आप हट सकते हो. कैंसिलेशन डन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट. ये एक आया हुआ है कि अगर आप लेट्स से 3 टैक्स पे तो रिटर्न ही नहीं भर रहे हो कंपोजिशन में, या 6 टैक्स पे तो रिटर्न ही नहीं भर रहे हो नॉर्मल स्कीम में, तो प्रॉपर ऑफिसर में गो एंड कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्रीवियस डेट इटसेल्फ. Right? So where registered person has a contravened the provision of the act, composition person has not filed the return for 3 consecutive tax periods, 6 months, 6 consecutive tax periods for the regular person. एक पर्सन जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और 6 महीने तक बिजनेस चालू नहीं किया है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है ऑफिसर. Where registration has been obtained by means of fraud or willful statement, definitely officer can always cancel the registration from a effective date. ओके. अगर एप्लीकेशन आप करते हो कैंसिलेशन का तो उस दिन से इट इज डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, एंड वेयर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ही मे आल्सो, वो खुद ही आप अगर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है, वो खुद ही अपने आप ही आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है. ड्यूरिंग सस्पेंशन द पर्सन शैल नॉट लेवी टैक्स ऑन ऑटो सप्लाई एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न्स. ओके. अगर ऑफिसर क्या आपका कैंसिलेशन करता है तो आप उसको रिवोक कर सकते हो विद इन 30 days.
एंड अभी फाइनेंस अमेंडमेंट में इसको और एक्सटेंड किया गया 30 + 60 days. So again, you can always revoke application. Proper officer, as per the prescribed manner, either revoke the cancellation of the registration or reject the application. Application cannot be rejected without giving an opportunity of being heard. आपको बिना opportunity दिए वो cancel नहीं होगा. So revocation of the cancellation, the CGST will be deemed to be the revocation under the SGST, vice versa, definitely. फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा घबराया था बिकॉज ये प्रोसीजर चीजें थी, राइट. एंड ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें ऐसे कुछ हुआ था कि बिना उनको अपॉर्चुनिटी दिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया. लेट्स सी. Cancellation of the registration of petitioner. Registration has been cancelled on the allegation that the registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suspension of facts, with petitioner could not respond to show cause the notice, but later on produced letter standing reasons for not responding along with the counter affidavit. इसका मतलब क्या हुआ? वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया कि भैया मेरे को रिस्पॉन्स नहीं है एप्लीकेंट से, बट एप्लीकेंट दिखाया कि नहीं बॉस मैंने तो देखो किया था. आई रिप्लाइड बैक. So when the writ petitioner's registration is sought to be cancelled, we are of view that adequate opportunity of hearing should have been granted to the writ petitioner. So this case again got to the officer and said कि आप वापस fresh start करो and उनको आप उनका registration cancel नहीं कर सकते जब तक आप उसको proper opportunity of hearing दिए हो तब तक, right? तो it's a very recent 1st December 2018 dated है. 22nd January it was reported and it is very important. 22nd January 2020 it is reported. The order of cancellation of registration dated 1st December 2018. तो 1 दिसंबर 2018 को उन्होंने कैंसिल कर दिया था. वो रिट फाइल हुआ एंड 22 जनवरी 2020 को बताया गया कि नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. Okay, friends, this is a bunch of all the forms, number and the details, part A, part B, part C, with the limits, 3 working days, 7 working days. So I'm just skipping it. This is here for your reference. You can always refer back.